क्या हार्ट की बीमारियों से पीड़ित पेशेंट्स पिलग्रिमेज के लिए यानी रिलीजियस तीर्थ यात्रा या हज के लिए जा सकते हैं या नहीं? क्या है इसमें इश्यूज, आज इस पर बात करेंगे। बहुत सारे इस मामले में मिसकंसेप्शन है। कई लोग को लगता है वो बिल्कुल जा सकते हैं, कई लोग को लगता है वो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। आज इस पर एक साइंटिफिकली करेक्ट डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक बैलेंस जजमेंट मिल सके कि हार्ट के पेशेंट्स को रिलीजियस तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि हार्ट पेशेंट्स इस तरह का रिलीजियस पिलग्रिमेज करते हैं तो उनके लिए एक बड़ा इशू ये होता है कि बहुत फिजिकल एक्सर्शन कई बार हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के जो हज या यात्रा अगर बनाए जाते हैं ये बहुत एक्सर्टिंग होते हैं। इवन नॉर्मल व्यक्ति भी इसको नहीं झेल पाता है। कई बार जैसे वैष्णो देवी वगैरह की यात्रा की बहुत ऊंचा पहाड़ है, वहाँ पे चढ़ के जाना है। जो हिंदुओं के 4 धाम है सारे पहाड़ों पर हैं, काफ़ी चल के जाना पड़ता है। हज वगैरह के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन में या बहुत छोटी छोटी एरियाज़ में रहना पड़ता है, बहुत लंबा चलना पड़ता है। तो ये सारे फिजिकल एक्सर्शन हर व्यक्ति के लिए बहुत सूटेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलीजियस तीर्थ यात्रा में ज़्यादातर ये माना जाता है कि यदि आप जो डेस्टिन पॉइंट है जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ बहुत स्ट्रगल करके अगर आप पहुँचते हो तो आपकी यात्रा को ज़्यादा सफल माना जाता है और आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। तो इसलिए लोग जानबूझ के बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ के मेहनत करके अपने लक्ष्य स्थल पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये रेगुलर पेशेंट्स के लिए तो डेफिनेटली टैक्सिंग होता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये और ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स ये एक्स्ट्रा फिजिकल स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर पाए, ऐसा हो सकता है। खासकर वो पेशेंट्स जिनकी पहले से ही कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, रिसेंटली जिनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया हो, हार्ट फेलियर रहा हो, जिनका रिसेंटली कोई सर्जरी हुआ हो, जैसे कि एंजियोप्लास्टी हुआ हो, बाईपास सर्जरी हुआ हो, रिसेंटली एडमिट किया गया हो, रिसेंटली पेसमेकर डाला गया हो, इस तरह के पेशेंट्स के लिए इस तरह का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा होता है, खासकर जब वो बहुत ओवर एक्सर्शन कर लेते हैं, उनका पहले से स्टैमिना बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को रिसेंटली अगर हार्ट अटैक आया हो, रिसेंटली कोई अगर इवेंट हुआ हो या किसी भी कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ के लिए अनस्टेबल रहा हो पेशेंट, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हो, तो वैसे व्यक्ति को एटलीस्ट पहले 2-4 महीने कोई भी बड़ा रिलीजियस पिलग्रिमेज या बड़ा कोई इस तरह का तीर्थ यात्रा अवॉइड करना चाहिए कि लंबी यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। 1 आध दिन का ट्रैवल अगर है जिसमें आप फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट से आ रहे हो, ज़्यादा चलना फिरना नहीं पड़ रहा तो एक्सेप्टेबल है। पर लंबी यात्रा करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना पड़ रहा है और रिसेंटली आपका कोई अगर सर्जरी हुआ है या रिसेंटली कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट की हीमोडायनेमिक अनस्टेबल है, यानी उसका बार बार ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 70-80 बीपी हो जाता है, कभी 180 बीपी हो जाता है, बार बार उसकी पानी भर जाता है, कभी किडनी फेलियर में जा रहा है, कभी हार्ट फेलियर में जा रहा है, उसको बार बार डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है, वैसे व्यक्ति को भी रिलीजियस पिलग्रिमेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे व्यक्ति को भी कब सडनली प्रॉब्लम आ जाए ऐसा कह पाना मुश्किल है। ये ज़्यादातर रिलीजियस जब आप पिलग्रिमेज पर जाते हो या यात्राओं पर जाते हो, इसमें एक बड़ा इशू ये रहता है कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ सब जगह अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई जगह पे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन वो ज़्यादातर प्राइमरी हेल्थ सेंटर टाइप की फैसिलिटीज़ होती है जहाँ आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स और फर्स्ट एड मिल जाता है। एडवांस्ड हार्ट केयर की फैसिलिटीज़ और कॉम्प्लेक्स वेंटिलेटर्स और ये सारी चीज़ें ICU वगैरह क्या केयर इस जगह पे मिल पाएगा, इसके चांसेस ज़्यादातर कम हैं। अपने यहाँ पे भी जो सारे तीर्थ स्थल बनाए गए हैं वो ज़्यादातर बहुत दूर दूर हैं, बहुत पहाड़ों पर है। वहाँ पे अच्छे बड़े आपको हॉस्पिटल मिल जाए जिसमें प्रॉपर वेंटिलेटर से लेके सारा ICU केयर मिल जाए, प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर्स मिल जाए, प्रॉपर ट्रेन स्टाफ मिल जाए, सर्जरी वगैरह की फैसिलिटीज़ मिल जाए, ये सोचना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के एरियाज़ में आपको बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती है। हाँ, अगर 10 जगहों की आप बात करोगे तो उसमें 1-2 ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे पास में कोई हॉस्पिटल हो जहाँ आपको फैसिलिटी मिल सकती है, तो वहाँ आपकी सेफ्टी कंपेरेटिवली उतनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। लेकिन यदि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये बेसिकली है कि ज़्यादातर जो तीर्थ स्थल बनाए जाते हैं या तीर्थ स्थल में लोग जाते हैं जिनकी मानना ज़्यादा होती है, वो कई बार हाई ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं जहाँ पे कई बार एयर प्रेशर और ऑक्सीजन की सप्लाई कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन होता है, वो तो एक डेफिनेटली बात है कि जब आप पहाड़ पर चढ़ने जाते हो तो समतल ज़मीन पर 10 किलोमीटर चलना और पहाड़ पर 10 किलोमीटर चलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, जिस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो डेफिनेटली ऑल्टीट्यूड का फ़र्क एक्सर्शन में तो होता ही है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई और एयर प्रेशर का भी फ़र्क पड़ सकता है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़
कर सकता है, उनकी हालत, उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि आप रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जा रहे हो जो कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे पहाड़ों पर बना हुआ है, वहाँ पर और ज़्यादा रिस्क हो सकता है उन लोगों के लिए जिनकी पहले से ही हालत खराब। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को रिलीजियस यात्रा पर जाना पड़ता है तो कई बार इस दौरान बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि रिलीजियस इस तरह की यात्राओं के लिए आपको एक तरह का मोटिवेशन लगता है। आप भजन करते हुए जाते हो या आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए जाते हो या आप ऊपर वाले की किताब जो भी आपकी धर्म की है वो आप पढ़ते हुए जाते हो। तो ये सब के चक्करों में एक रिलीजियस और एक साइकोलॉजिकल सेंटिमेंटल लेवल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से भी कई बार उसको पेशेंट्स ज़्यादा टॉलरेट करें ना करें कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप उस तरह के मूड में आने के लिए बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन करते हो, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गाते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो वो स्ट्रेस भी कई बार एक एडिशनल प्रॉब्लम बन जाता है। उस समय तो आपको लगता है कि क्योंकि मैं रिलीजियस उस पर जा रहा हूँ, आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स में इस भ्रम में आ जाते हैं कि ऊपर वाला मेरी मदद करेगा, मैं तो भगवान के पास ही जा रहा हूँ या तो अल्लाह के पास ही जा रहा हूँ, वो सब चीज़ का ध्यान रखेगा। ऑब्वियसली अंधविश्वास के लिए सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में हमें भी पता है कि जब हेल्थ बिगड़ती है तो भगवान उतर के या अल्लाह उतर के या ऊपर वाला उतर के तो हमारी तुरंत मदद करने को नहीं आ सकता। उस समय तो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये साइकोलॉजिकल चेंजेस भी जो आते हैं और बहुत ज़्यादा जो गाने का या भजन कीर्तन करने का भी जो एक टेंडेंसी क्रिएट हो जाता है, इससे भी कई बार लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं और सडनली कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। बेसिकली आप जब भी अगर इस तरह की यात्रा पर अगर जा भी रहे हो तो भी अपनी मेडिसिन हमेशा साथ में लेके जाइए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा चांस है कि आप यात्रा पर जा तो रहे हो, वहाँ पे आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो कोई और तरह की दवाई, कोई और ब्रांड की दवाई, कोई और कॉम्पोजिशन की दवा मिलेगी जो आपकी बॉडी को सूट करे ना करे, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए तो आपको लेने का देना पड़ जाए, पछताना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो जब भी आप जा रहे हो तो अपनी मेडिसिन एक्स्ट्रा सप्लाई में लेके जाइए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डोज लेके जाइए, ताकि बाई चांस कोई कारण से अगर आप वहाँ पर अटक जाओ, वापस ना आ पाओ, कोई सडनली नेचुरल कैलामिटी हो जाए जिसकी वजह से आपका स्टे बढ़ जाए, ऑब्वियसली इस तरह की पहाड़ी यात्राओं में ऐसा हो सकता है, तो आप उसके लिए मान ली 20 दिन का यात्रा है तो 1 महीना या 1.5 महीने की सप्लाईज लेके जाइए, ताकि आपका खाना भी कम नहीं हो और आपकी दवाइयाँ भी कम नहीं हो। खाने की भी एक्स्ट्रा सप्लाईज ले जाएं, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि इस तरह के फास्टिंग वगैरह के टाइम या इस तरह के लॉन्ग रिलीजियस यात्राओं पर जब आप जाते हो तो खाना भी कई बार उतने अच्छे से नहीं मिलता है, और मिलता है तो बिल्कुल जंक फूड मिलता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे जो स्टॉल्स वगैरह रहते हैं थोड़े बहुत, वहाँ पे या तो सोडा या कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट्स इसी तरह के मिलते हैं। फ्रूट्स आप ज़्यादा खाते हो तो शुगर बढ़ जाता है, सोडा ज़्यादा खाते हो पीते हो तो शुगर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें साथ में ले लेते हो तो हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी आपकी हेल्थ को और बिगाड़ देता है। तो आपका खाना भी पहले से प्रिपेयर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी दवाइयाँ भी पहले से आपके पास रेडी हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा वहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट होने के लिए, वहाँ की वेदर कंडीशन में एडजस्ट होने के लिए प्रॉपर कपड़े, प्रॉपर जूते और प्रॉपर तरह का अटायर जो वहाँ के लिए सूटेबल है वो होना चाहिए। अब आप गलत तरह के कपड़े या गलत तरह की चीज़ें लेके जा रहे हो तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। आप पहाड़ों पर जा रहे हो, ठंड के कपड़े नहीं है, या रेगिस्तान में जा रहे हो जहाँ पे गर्मी के हिसाब से कपड़े नहीं है, तो मुसीबत हो जाएगी। तो वहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है, खासकर उन पेशेंट्स के लिए जिनकी ओवरऑल पहले से ही हालत अच्छी नहीं है, जो ओवरऑल हार्ट पेशेंट्स हैं या जिनकी पहले से कंडीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो वैसे व्यक्तियों को इस तरह की यात्राओं करने से पहले अपने कपड़ों के बारे में, अपने खाने के बारे में, अपनी दवाइयों के बारे में और जो सारा गियर, प्रोटेक्टिव गियर भी लेके जाते हैं, इमरजेंसी का सामान भी लेके जाते हैं, इसके लिए भी तैयारी करनी आवश्यक है। कौन कौन से पेशेंट को कौन कौन सी हाई ऑल्टीट्यूड जाने से पहले या क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, इस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया, वो ज़रूर आप हमारे चैनल पर चेकआउट करें। इसके अलावा जो भी आप इस तरह का तीर्थ यात्रा या जो भी इस तरह का पिलग्रिमेज करते हैं, उसकी तैयारी एटलीस्ट 1 आध महीने से पहले चालू हो जानी चाहिए। हर चीज़ों को एक चेकलिस्ट बना के आपको प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, कितने दिन की आपकी यात्रा है, यात्रा के दौरान कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा तो उसे कौन मैनेज करेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लिया है या नहीं लिया है, अगर कोई सडन प्रॉब्लम होती है और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है तो पेमेंट्स का कैसे मैनेजमेंट होगा। ये सारी ही चीज़ों की आप प्रॉपर तैयारी करके ही अगर इस तरह की फास्टिंग या इस तरह की यात्रा पर निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। और ऑब्वियसली लास्ट और फाइनल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करिए, क्योंकि यदि आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस ये सब चीज़ों को नहीं करते हो तो कई बार बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है और बाद में पछताना पड़ सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। हाई ऑल्टीट्यूड में हार्ट पेशेंट को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है और रिलीजियस फास्टिंग के दौरान हार्ट पेशेंट को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा
कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंटिफिकली करेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना लगे।